नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल साहित्य ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 6 जिसका नाम है तनाव प्रबंधन तकनीक। ठीक है, इस बुक में 3 चैप्टर दिए गए हैं जिसमें तनाव प्रबंधन की तकनीक ही बताई गई है। ठीक है, इकाई 6 में है तनाव प्रबंधन तकनीक 1, 7। इकाई 7 में है तनाव प्रबंधन तकनीक 2, इकाई 8 में है तनाव प्रबंधन तकनीक 3। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6, ओके, जिसमें हम कुछ तकनीक के बारे में पढ़ेंगे जिससे तनाव पर काबू पाया जा सकता है। ठीक है, तनाव से मुक्ति या रिलैक्स या तनाव को कम किया जा सकता है या तनाव को ख़त्म किया जा सकता है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो आप देख रहे हो ये चैप्टर का फर्स्ट पेज है जिसमें पहली तकनीक कौन सी दी गई है? विश्रांति तकनीक। अच्छे से देख लीजिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलैक्सेशन। ठीक है, मतलब माइंड को कैसे स्ट्रेस फ्री कराया जा सकता है, कैसे शांत किया जा सकता है। दूसरा है अपना ध्यान, जिसको मेडिटेशन बोला जाता है इंग्लिश में। और तीसरा है अपना योग, इनके बारे में सभी कोई जानता भी है। 21 जून को अपना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। और नेक्स्ट है अपना संचेतन, मतलब माइंडफुलनेस, जिसका मतलब होता है जागरूक रहना। अपना आसपास में क्या हो रहा है, हमारा तनाव किसकी वजह से है, जिन चीज़ों को हम नॉर्मल तरीके से लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, उन सब के प्रति जागरूक रहना। ठीक है, ये भी तनाव को कम करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है अपना जैव प्रतिपुष्टि, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बायो फीडबैक। ठीक है, जैव प्रतिपुष्टि क्या होता है? हमें तनाव किस वजह से है, ठीक है, तनाव से हमारे शरीर पर शारीरिक या मानसिक क्या क्या प्रतिक्रियाएं हम देख पा रहे हैं। इसमें हम डॉक्टरी का भी सहारा ले सकते हैं, डॉक्टरी तकनीक का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे कि थर्मामीटर है, वज़न मापना है। ठीक है, तो कई तनाव की वजह से कई शारीरिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो जाती है, तो उसको हम देख कर, ठीक है, उसको जांच परख कर हम तनाव से मुक्ति पा सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, या उसको उसके तनाव के बारे में जानकर हम क्या कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं बायो फीडबैक। ओके, चलो नेक्स्ट है अपना, ये देखो इसमें दे रखा है, जैसे एक हर चैप्टर में एक स्टोरी से समझाया जाता है। ये पहले तो पढ़ते हैं स्टोरी। राहुल एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मानव संसाधन प्रबंधक है। उन्होंने देखा कि व्यावसायिक तनाव के कारण उसके संगठन के कर्मचारियों का प्रदर्शन और कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है। इसलिए उन्होंने अपने प्रबंधन से बात की और कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन आधे घंटे के ध्यान सत्र की व्यवस्था की। ध्यान सत्र देखो आया है ना। अब नेक्स्ट स्टोरी है, नेहा एक स्कूल में परामर्शदाता के रूप में कार्य करती थी। ठीक है, परामर्श देने वाले जो होते हैं, तो उसके रूप में कार्य करती थी। उसने देखा कि उसके एक शिक्षक सहयोगी स्नेहल तनाव में थी। ठीक है, सहयोगी मतलब साथ वाली शिक्षक जो थी वो तनाव में थी। उसने स्नेहल से बात करने का निर्णय किया और पाया कि वह कुछ मुद्दों के कारण तनाव में थी जो वह घर पर झेल रही थी। मतलब घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से उसको तनाव का सामना करना पड़ रहा था।
नेहा ने स्नेहल के साथ संज्ञानात्मक पुनर्गठन तकनीक पर चर्चा की। संज्ञानात्मक पुनर्गठन क्या होता है? जो तनाव है वो तो है ही, लेकिन तनाव को मतलब जानकर, पहचान कर उससे कैसे ऊपर उठा जा सकता है। ठीक है, अपने मन को मजबूत करके उससे कैसे ऊपर उठा जा सकता है। मान लो कि जैसे किसी के कोई बच्चा है जिसके कम मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो वो बच्चा क्या करेगा? ये थोड़ी ना, हाँ ठीक है मैं तो बस कोई लायक नहीं हूँ, ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ। नहीं, उसको संज्ञानात्मक पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। संज्ञानात्मक पुनर्गठन मतलब हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हुआ है मेरे साथ ऐसा, कम मार्क्स आए हैं, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है तो थोड़ा टेंशन में आएगा, बट उस पर क्या करेगा? वो प्रतिक्रिया दिखाएगा कि हाँ, ये तो मानसिक प्रतिक्रिया हो गई उसकी, कि थोड़ा सा उसको तनाव महसूस होगा, मतलब उसको अच्छा नहीं लगेगा कम मार्क्स आए हैं, लेकिन वो क्या करेगा? दूसरा अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया भी देगा, मतलब और मेहनत करेगा। ठीक है, उसका जो भी उसकी तनाव का कारण है उसका पुनर्गठन करेगा। ठीक है, दोबारा तैयार होगा, तो इसी को बोलते हैं संज्ञानात्मक पुनर्गठन। तो इस पर जो स्नेहल के साथ संज्ञानात्मक पुनर्गठन तकनीक पर चर्चा की और उसे अभ्यास करने के लिए कहा। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए कहा। छुट्टियों के बाद जब नेहा ने स्नेहल से मुलाकात की तो स्नेहल ने बताया कि जिस तरह से वह समस्या का सामना कर रही थी उसमें बहुत अंतर था। ठीक है, एक तो समस्या तो थी, लेकिन एक तो वो जिस तरीके से हैंडल पहले कर रही थी, और एक जो अपने जो साथी है, फ्रेंड है, उसके बताने के बाद में हैंडल करने लगे तो उसमें डिफरेंस आ गया था। ठीक है, उसमें बहुत अंतर था और उसका तनाव क्या हो गया था? अभी काफ़ी कम हो गया था। अब एक और स्टोरी दी है। निहारिका एक क्या है, गृह प्रबंधक थी। ठीक है, मतलब घर को मैनेज करती थी। उनकी सहेली शीला ने हाल ही में देखा कि निहारिका को व्यस्त दिनचर्या के कारण तनाव हो रहा है। मतलब उसका लाइफ पूरा क्या है, एकदम बिजी शेड्यूल हो गया था। उसने निहारिका को योग कक्षाएं लेने का सुझाव दिया, मतलब कि वही योगा किया करो तुम, जिससे कि तनाव कम होगा। देखो आ गया ना योग इसमें, है ना, जिससे तनाव कम हो सकता है योग से। तो उसने सुझाव दिया ताकि वह उस तनाव से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सके जो वह अनुभव कर रही थी। ठीक है, अब देखो उपरोक्त मामलों में हम देख सकते हैं कि कुछ तनाव प्रबंधन तकनीकों का उपयोग किया गया है। बताया ना मैंने, ये जो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में वो क्या है, तनाव प्रबंधन तकनीक, मतलब तनाव को मैनेज करने की तकनीकें हैं, तरीके हैं। ठीक है, तो पहले आया था ध्यान, फिर योग, है ना, ये सब है। तो उन्होंने इसका उपयोग किया और कई तकनीकें हैं जिन्हें व्यक्तियों द्वारा तनाव से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, पिछली इकाई में हमने तनाव से सामना करने, जिसको कोपिंग भी बोला जाता है, के विषय में चर्चा की और कोपिंग की परिभाषा, प्रकृति, कोपिंग की शैलियों के विषय में भी चर्चा की थी। वर्तमान इकाई और अगली इकाई में हम तनाव प्रबंधन तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। विभिन्न तनाव प्रबंधन तकनीकें हैं जिनका उपयोग व्यक्तियों द्वारा तनाव से निपटने के लिए किया जा सकता है और मनोविज्ञान के विद्यार्थियों के रूप में हमें इन तकनीकों को और वे कैसे व्यक्तियों को तनाव से प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता करती है इसको भी समझने की आवश्यकता है। विश्रांति तकनीक, ध्यान, संचेतन, संज्ञानात्मक पुनर्गठन आदि विभिन्न तनाव प्रबंधन तकनीकें हैं जो व्यक्तिगत रूप से तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायता कर सकती हैं। अब देखो इसमें दिया गया है कि
तनाव से निपटने के लिए शॉर्ट तरीका समझ लो इसको, ठीक है। इससे पहले कि हम वास्तव में विभिन्न तनाव प्रबंधन तकनीकों पर चर्चा शुरू करें, हम एक सरल श्वास व्यायाम करते हैं। मतलब वही श्वास लेना, गहरी सांस लेना और बाहर छोड़ना, तो वो भी तो एक व्यायाम ही है ना। तो अगर हमको टाइम भी ना मिले तो एटलीस्ट ये तो हम कर ही सकते हैं। और बोला भी जाता है, जब किसी को टेंशन होता है तो बोलते हैं ना, गहरी सांस लो एक, है ना, और फिर छोड़ो, ताकि उसके माइंड को थोड़ा रिलैक्स मिलता है। तो ये कैसे किया जा सकता है, देखो, व्यायाम शुरू करने से पहले सीधे बैठें, अपनी आंखें बंद करें, ठीक है। फिर सांस अंदर लें और धीरे से सांस छोड़ें, जैसा कि आमतौर पर करते हैं। इसे 5 से 10 मिनट तक कीजिए। अपने विचारों पर फोकस करें, जो भी माइंड में विचार आ रहे हैं उस पर फोकस करो और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी हथेलियों को एक साथ रगड़ें, उन्हें अपनी आँखों पर रखें और फिर धीरे धीरे अपनी आँखें खोलें। मुझे उम्मीद है कि आप इस अभ्यास के बाद तरोताज़ा अनुभव कर रहे हैं और तनाव प्रबंधन के विषय में अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। तो एक छोटी सी क्या दी गई है, वार्म अप दिया गया है, ठीक है। स्टूडेंट्स को आप लोग भी कर सकते हो। उपरोक्त व्यायाम को एक दिन में समय समय पर आवश्यक रूप से किया जा सकता है, ताकि आपके मन और शरीर को ताज़ा किया जा सके। महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे पूरे दिल और गंभीरता के साथ कीजिए, ठीक है। इकाइयों 3, 4 और 5 में हमने तनाव, इसकी प्रकृति, इसके प्रतिरूप और प्रभावों पर चर्चा की है। तनाव प्रबंधन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से तनाव को मानने और अनुभव होने में व्यक्तिगत अंतर मौजूद होते हैं, उसी तरह तनाव प्रबंधन की भिन्न भिन्न तकनीकी भिन्न प्रकार के व्यक्तियों पर भिन्न प्रकार से प्रभावी होंगी। कुछ व्यक्तियों को योग अधिक उपयुक्त लग सकता है, जबकि अन्य व्यक्तियों को विश्रांति तकनीक उपयुक्त लग सकती है। मतलब जिसको जो तकनीक उपयुक्त लगे वो उस तकनीक का उपयोग करके तनाव से मुक्त हो सकता है, ठीक है, या कम कर सकता है। अब ये देखो, विभिन्न तनाव प्रबंधन तकनीकें दी गई हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया गया है विश्रांति तकनीक, ठीक है। विश्रांति तकनीक क्या है, देखो, जैसा कि हमने इकाइयों 3, 4 और 5 में चर्चा की थी, ऐसे कई शारीरिक परिवर्तन हैं जो तनाव का सामना कर रहे व्यक्ति में होते हैं, ठीक है। कई शारीरिक परिवर्तन जो तनाव के कारण होते हैं, जैसे कि इनमें क्या क्या आता है, जैसे कि तेजी से सांस लेने से लेकर दिल की धड़कन बढ़ना, नाड़ी की दर, मांसपेशियों में कसाव आदि सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में विश्रांति तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से तनाव से गुजरने वाले व्यक्ति के द्वारा अनुभव किए गए मांसपेशियों के तनाव को कम करने के लिए ये सब किया जाता है। विश्रांति तकनीक न केवल तनाव से राहत देने में सहायता करती है, बल्कि वे चिंता से निपटने, बेहतर नींद लेने, रक्तचाप अर्थात क्या, अर्थात अपना जो होता है ना, रक्तचाप को नियंत्रित करने, सिर दर्द और माइग्रेन को कम करने आदि में सहायता करती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, जैसे चिंता से निपटने, बेहतर नींद लेने, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने, सिर दर्द, माइग्रेन, इन सब को कम करने में सहायता करती है। ऐसी ही एक सुकून देने वाली तकनीक है जैकसन प्रगतिशील मांसपेशीय विश्रांति। इस तकनीक में मांसपेशियों को गहरा आराम मिलता है। इस तकनीक की मुख्य धारणा यह है
कि विश्रांति और तनाव एक ही समय में नहीं हो सकते। क्या धारणा है इसकी? मुख्य धारणा है कि विश्रांति और तनाव एक ही समय में नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों नहीं हो सकते? इसका एक मुख्य कारण है कि दोनों दो अलग अलग स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है, जिसमें एक है सहानुभूति तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो इनके परिणाम स्वरूप ये होते हैं। ठीक है, एक एक्टिव रहता है तो इसमें दूसरा तंत्रिका तंत्र डीएक्टिव हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि विश्रांति और तनाव एक ही समय में नहीं हो सकते। या तो विश्रांति मिलेगी या फिर तनाव मिलेगा। अगर इंसान तनाव में है तो उसको विश्रांति महसूस नहीं होगी, जब विश्रांति में तो तनाव महसूस नहीं होगा। ठीक है, और ये प्रणालियाँ उसी समय सक्रिय नहीं हो सकती हैं जब वे एक दूसरे को रोकते हैं। तकनीक में मुख्य रूप से शरीर की विभिन्न मांसपेशियों को सिकोड़ना और फिर उन्हें शिथिल करना सम्मिलित है। जो ये विश्रांति तकनीक बताई गई है वो कैसे की जाती है, उसका करने का तरीका क्या है? अपनी मांसपेशियों को, अपनी 16 मांसपेशियाँ मानी जाती है, ठीक है, और इनको एक एक करके, ठीक है, इनको सिकोड़ना, थोड़ी देर तक टाइट रखना और फिर उसको ढीला छोड़ देना। शिथिल करना मतलब ढीला छोड़ देना, ये चीज़ सम्मिलित है। इस अभ्यास को लगभग 15 से 20 मिनट तक किया जा सकता है और दिन में 2 बार अभ्यास किया जा सकता है। इस तकनीक का अभ्यास करने से पहले निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, जब भी ये विश्रांति तकनीक करें तो हम कुछ बातों का ध्यान रखें। क्या है ये बातें? देखो, नंबर 1 है, इसका अभ्यास एक ऐसी जगह पर किया जाना चाहिए जो व्यक्ति को आरामदायक लगती हो। ठीक है, हर कहीं नहीं, मतलब बैठने के लिए वो सूटेबल हो। फिर दूसरी कौन सी बात ध्यान में रखना है? अच्छा होगा कि इसे ऐसे समय में करें जब कम से कम अशांति मौजूद हो, मतलब शांत माहौल होना चाहिए। तीसरा है, इसे एक आत्मविश्वास के साथ करने की आवश्यकता है और इसे जल्दबाजी में परिणाम नहीं देना चाहिए, मतलब जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, आराम से रिलैक्स होकर इस तकनीक का उपयोग करना चाहिए। नंबर 4 है, किसी भी नशीली वस्तु या दवाई का उपयोग विश्रांति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, बॉडी में ये चीज़ खुद ही पैदा करनी चाहिए कि जिससे वो इस तकनीक के लिए बैठ सके, कंफर्टेबल हो सके। इसके लिए कोई दवाई या कोई नशीली चीज़ों का प्रयोग ना करें। ठीक है, और जो ये दवाई लेने वाले लोग हैं वो चिकित्सा सलाह लेने के बाद ही इसका अभ्यास कर सकते हैं। नंबर 5 है, पीठ दर्द, फ्रैक्चर और अन्य चोटों जैसी समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा सावधानी बनाए रखी जानी चाहिए। मतलब इन लोगों को डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए या फिर ध्यान में रखते हुए इस तकनीक को अपनाना चाहिए। तकनीक मुख्य रूप से श्वास लेने, श्वास को रोक कर रखने, श्वास छोड़ने के साथ शुरू होती है। ठीक है, ये तकनीक कैसे शुरू होती है? मतलब जो नॉर्मल सांस लेते हैं, फिर सांस रोक कर रखते हैं, फिर छोड़ते हैं, जो अनुलोम विलोम की प्रक्रिया है उसी से स्टार्ट करते हैं। इस तकनीक का अभ्यास करते समय शांत और आरामदायक होना महत्वपूर्ण है। मतलब थोड़ा ढीले वस्त्र पहनना, माइंड को थोड़ा शांत करना पहले। ठीक है, ये नहीं कि गुस्सा आ रहा है और ये तकनीक करने बैठ जाए हम। ठीक है, तो ऐसे में पॉसिबल नहीं होगा। तकनीक के दौरान आंखें बंद की जा सकती हैं, इसे कुछ बार दोहराया जा सकता है, रिपीट किया जा सकता है और फिर इसका अनुसरण विभिन्न मांसपेशियों को तानने और शिथिल करने के द्वारा किया जा सकता है। मतलब इसको फॉलो करने के लिए क्या करना चाहिए
कि जो अपनी 16 मांसपेशियां बताई गई है, इनको एक एक करके, ठीक है, तानना चाहिए, मतलब उसको टाइट करना चाहिए और फिर उसको ढीला छोड़ देना चाहिए, ठीक है। इस तकनीक में 16 मांसपेशी समूहों को वैकल्पिक रूप से, बताया ना मैंने एक एक करके, तो वैकल्पिक रूप से अनुबंधित मतलब टाइट करने और शिथिल करना मतलब ढीला छोड़ देना, ये सम्मिलित है। इन मांसपेशियों में हाथ, बाहें, ये जो 16 मांसपेशियां बताई गई हैं उनमें से क्या क्या है? हाथ, बाहें, कंधे, गर्दन, माथा, आँखें, खोपड़ी, जबड़े, मुंह, छाती, धड़, पेट, पीठ का निचला भाग, नितंब, जांघ, पैर की पिंडली, ये सब सम्मिलित हैं। मांसपेशियों की सिकुड़न और शिथिलता को निम्न प्रकार से पूरा करना होता है। देखो कैसे, सबसे पहले बाहों को कोहनी तक मोड़ें, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए रोकें और फिर आराम में लाएं। हथेलियों को, अब हथेलियों का करने के लिए हथेलियों को मुट्ठी में जकड़ें, कुछ समय के लिए रोकें और फिर खोलें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना कंधों को ऊपर की दिशा में खींचें, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस स्थिति में रखा जाता है और फिर इसको छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट गर्दन का करने के लिए गर्दन को आराम देने के लिए सिर को कुछ सेकंड के लिए पीछे की तरफ झुकाएं और फिर अपनी मूल स्थिति मतलब पहले वाली स्थिति में ही वापस लेकर आ जाएं। इस तरह ठोड़ी को कुछ सेकंड के लिए छाती की ओर नीचे लाएं, फिर अपनी मूल स्थिति में लाएं। मूल स्थिति मतलब अपनी पहले वाली स्थिति में ही लेके आएं। नेक्स्ट है अपना छाती के लिए गहरी सांस लें और कुछ सेकंड के लिए रोकें और फिर हल्के से सांस बाहर छोड़ें। कुछ सेकंड के लिए पेट को अंदर खींचें और फिर छोड़ दिया जाए। जांघों के लिए घुटनों को थोड़ी देर के लिए एक साथ, ठीक है, एक साथ खींचें और फिर उन्हें अलग करके आराम दिया जा सकता है। ऐसे नितंबों को एक साथ और आराम से संकुचित किया जा सकता है। नेक्स्ट अपना पैरों के लिए अपने घुटनों की दिशा में अपने पैरों की अंगुलियों को ऊपर खींचें और फिर इस स्थिति को कुछ समय के लिए बनाए रखें, फिर आराम कीजिए। एड़ी को भी कुछ सेकंड के लिए ज़मीन पर दबाया जा सकता है और आराम से जाने दिया जा सकता है। व्यायाम के बाद आराम करना महत्वपूर्ण है और झटकेदार गतिविधियों को न कीजिए। हालांकि एक अंतिम बार मतलब लास्ट बार समूचे मतलब पूरे शरीर को तान सकते हो, ठीक है, मतलब टाइट करो फिर उसको ढीला छोड़ दो। इससे पहले कि आप आंखें खोलें 10 से 1 तक उल्टी गिनती गिने, फिर अपनी हथेलियों को एक साथ रगड़ें और अपनी आँखों पर रखें। फिर आँखें धीरे धीरे खोली जा सकती हैं और तनाव से मुक्त होने का आनंद लिया जा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट तकनीक अपनी आती है ध्यान, ठीक है। ध्यान एक और तकनीक है जिसका उपयोग तनाव से निपटने के लिए किया जा सकता है। संस्कृत के लिए ध्यान और अंग्रेजी के लिए ये मेडिटेशन शब्द है। इसे जागरूकता की आंतरिक स्थिति प्राप्त करने और व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ने के लक्ष्य के साथ विश्रांति के लिए विचार में समय बिताने के लिए मन को शांत करने की एक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मतलब वही है, इसमें ध्यान करने से इंसान का व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास बढ़ता है, ठीक है, और मन को
शांत करने की एक प्रक्रिया है ये। ध्यान आपके शरीर को आराम देगा और इस प्रकार शरीर पर तनाव का नकारात्मक प्रभाव जो है वो कम होता है। ध्यान से न केवल शरीर को आराम मिलता है बल्कि आत्म जागरूकता, ठीक है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में भी सहायता मिलती है। और ध्यान के नियमित अभ्यास से दीर्घकालिक लाभ होंगे, मतलब लंबे समय तक इसके लाभ होंगे। अब देखो विभिन्न प्रकार के ध्यान हैं जो इधर कुछ दिए गए हैं और संक्षेप में हम इसका वर्णन करते हैं। तो पहला ध्यान है अपना चेतना ध्यान। इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से अपने विचारों के विषय में, जो भी हमारे मन में विचार आ रहे हैं उनके विषय में जागरूक होना सम्मिलित है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से बिना विचलित हुए, मतलब बिना हिले डुले एक स्थान पर बैठना और गैर आलोचनात्मक, ठीक है, गैर आलोचनात्मक रूप से अपने विचारों और संवेगों को देखना सम्मिलित है। दूसरा आता है अपना पारलौकिक ध्यान। इसमें एक मंत्र या निश्चित तरीके से बार बार एक शब्द का जप सम्मिलित है। पारलौकिक ध्यान, पारलौकिक शब्द से ही हमको पता चल रहा है ये किस टाइप का ध्यान है, ठीक है, मतलब भगवान को स्मरण करने का ध्यान है। यह फिर से एक शांत जगह में किया जा सकता है। कोई भी सीधे लेकिन आराम से बैठकर 15 से 20 मिनट तक इस ध्यान का अभ्यास कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना निर्देशित ध्यान। इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है कि किस टाइप का ध्यान होगा, मतलब इसमें कोई निर्देश करने वाला हमारे पास रहता है, हमको निर्देशित करता है वो, ठीक है, और एक काल्पनिक चित्र बनाने के लिए बोलता है, मतलब इमेजिनेशन। जैसा कि इस ध्यान में नाम से ही पता चलता है, अक्सर एक निर्देशक होता है, ठीक है। इस ध्यान में क्या होता है, एक निर्देशक होता है जो आपको ध्यान प्रक्रिया में सहायता करता है। इस ध्यान में मुख्य रूप से कुछ छवियों का प्रत्यक्षकरण, मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन, कुछ छवियों का, कुछ पिक्चर्स का रिप्रेजेंटेशन सम्मिलित है जो आपको विश्रांति प्रदान कर सकते हैं। इसमें अपनी इंद्रियों का उपयोग करना भी सम्मिलित है। व्यक्ति को आंख बंद करके शांत और निश्चल जगह पर बैठने और कुछ छवियों की कल्पना करने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है, जो उसे आराम देती है। नेक्स्ट है अपना विपश्यना ध्यान, ठीक है। विपश्यना ध्यान क्या है, स्वयं को बदलने के लिए इस ध्यान का मुख्य उद्देश्य आत्मनिरीक्षण है, ठीक है, अपना ही निरीक्षण करना, अपने बारे में जांच पड़ताल करना, ठीक है। शरीर और मन के बीच संबंध बनाने के लिए विभिन्न शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है इसमें। नेक्स्ट है अपना स्नेह में करुणा ध्यान, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मेटा मेडिटेशन। इस ध्यान में क्या होता है, करुणा, स्नेह में है, इन नाम से ही पता चल रहा है। इस ध्यान में दूसरों के प्रति प्रेम और दया का प्रदर्शन सम्मिलित है, मतलब दूसरों के प्रति प्रेम और दया का भाव होना चाहिए। व्यक्ति को सीधे लेकिन आरामदायक स्थिति में शांत स्थान पर बैठने की आवश्यकता होती है, सेम पोजीशन है इसमें भी। उसके बाद में उसे कुछ गहरी सांसें लेने और अपने आप को उन शब्दों को दोहराने की आवश्यकता होती है जो स्वयं फिर परिवार, दोस्तों या फिर अन्य महत्वपूर्ण लोगों को उसके जीवन में और अन्य व्यक्तियों के लिए दयालुता व्यक्त करते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब शब्दों को दोहराता है वो, जिससे कि दूसरों के लिए, परिवार के लिए, मित्रों के लिए उसमें दयालुता का भाव, प्रेम का भाव उत्पन्न हो, ठीक है। नेक्स्ट है अपना चक्र ध्यान, जिसको पहिया ध्यान भी बोलते हैं। ये क्या होता है, हमारे शरीर में विभिन्न ऊर्जा केंद्र और शक्ति हैं, ठीक है, ये सबको पता है, जो प्रकृति में आध्यात्मिक हैं, प्रकृति में ये आध्यात्मिक स्थान माने गए हैं और उन्हें चक्र के रूप में संदर्भित किया गया है। कुल 7 ऐसे चक्र हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हैं।
और एक रंग द्वारा दर्शाए गए हैं। इस ध्यान का मुख्य उद्देश्य इन चक्रों में क्या करना है, इन चक्रों में संतुलन लाना है। ठीक है, चक्र ध्यान में क्या सम्मिलित है, जो ये हमारे शरीर में 7 चक्र माने गए हैं, इन सभी चक्रों में संतुलन बनाए रखना है। ध्यान के लाभों में न केवल तनाव को कम करना सम्मिलित है, बल्कि यह दुश्चिंता को प्रबंधित करने, मतलब जो भी अपनी मानसिक पीड़ा समझो, चिंताएं समझो, प्रॉब्लम समझो, इनको प्रबंधित करने मतलब मैनेज करने, ठीक है, भावात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, आत्म जागरूकता बढ़ाने, ठीक है, ध्यान की अवधि आदि में भी सहायता कर सकता है। एक मिनट, इसको रोटेट कर लेते हैं। शुरू में इसका अभ्यास दिन में एक बार कुछ मिनटों के लिए किया जा सकता है और बाद में इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, और इसे दिन में 2 बार भी किया जा सकता है। ठीक है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी आपको ये वाला पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट आ जाता है अपना योग। तो योग के बारे में भी हम सभी जानते हैं। योग क्या है, योग के बारे में तो हर कोई जानता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी हम मनाते हैं। योग की ऐसी प्रभावशीलता है कि अब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जाता है। आपको पता है ना, पहले ही योग तो था हमारे भारत में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया गया है, ताकि वे जागरूकता उत्पन्न कर सकें और व्यक्तियों के बीच योग का अभ्यास कर सकें, ताकि उन्हें अपने स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाने में सहायता मिल सके। योग का प्रचलन भारत में हुआ, और योग शब्द कहाँ से लिया गया है, संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है एक करना, जो चेतना और शरीर के एक संग को दर्शाता है। योग का उल्लेख भगवत गीता में भी मिलता है, जहाँ एक पूरा अध्याय इसके लिए ही समर्पित किया गया है। इस संबंध में 3 मुख्य प्रकार के योग का उल्लेख किया गया है, जो है अपना कर्म योग, इसमें कर्मों से संबंधित बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट है अपना भक्ति योग, ये भक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है ज्ञान योग, यह ज्ञान से संबंधित योग है। ठीक है, अब देखो एक चौथा प्रकार का भी योग है, जो कि पतंजलि द्वारा सामने रखा गया है, जिन्हें योग का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, जो हम ये योग के बारे में बात कर रहे हैं, इसका जनक किसको कहा जाता है, पतंजलि को। और उन्होंने अष्टांग योग अर्थात शक्ति योग का परिचय दिया। इस योग में शरीर की एक मुद्रा से दूसरे मुद्रा में गतिशीलता सम्मिलित है। ठीक है, ये जब ये योग करते हैं तो शरीर के एक मुद्रा से, एक आसन से दूसरे आसन में भी गतिशीलता मिलती है। देखो ये इसके योग के विभिन्न आयाम भी बताए गए हैं, 8 आयाम बताए गए हैं। पहला है प्राणायाम, दूसरा है आसन, फिर है यम, नियम, प्रत्याहार, धर्म, ध्यान, समाधि। ठीक है, योग में मुख्य रूप से शारीरिक मुद्राएं, जिसको हम आसन बोलते हैं, सांस लेने के व्यायाम और ध्यान, जिन्हें विशेष तरीके से किया जाना है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे आसन के प्रकार। आसन के विभिन्न प्रकार हैं, जिसकी
आसन के विभिन्न प्रकार हैं जिसके हम संक्षेप में कुछ व्याख्या देखेंगे। पहला है अपना पद्मासन। ठीक है, पद्मासन आसन। तो ये किस टाइप का होता है? पद्मासन, इसे कमल मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसका उपयोग ध्यान के दौरान किया जा सकता है। इसमें कैसे बैठना रहता है? पद्मासन का अभ्यास अपनी जांघों के ऊपर अपने पैरों को रखते हुए ज़मीन पर सीधे बैठकर किया जा सकता है। यह आसन काफ़ी कठिन है और पर्याप्त रूप से इसे पूरा करने में सक्षम होने से पहले अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें थोड़ा पैर दर्द करने लग जाते हैं। यह काफ़ी कठिन आसन माना जाता है। ठीक है, दोनों पैरों को अपनी जांघों के ऊपर रखा जाता है। अभी इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, पैर की अंगुलियों को जांघों के बीच में रखा गया है, दबाया गया है, लेकिन इसमें क्या है, ऊपर रखा जाता है, जो कि इसके लिए अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। दूसरा है अपना सुखासन। सुखासन योग। इसमें चौकड़ी लगाकर बैठना सम्मिलित है। ठीक है, आराम से जैसे चौकड़ी मार के बैठते हैं रिलैक्स होके मेडिटेशन के लिए, वही चीज़ इसमें सम्मिलित है और यह बहुत ही आरामदायक आसन होता है। ठीक है, इसका उपयोग ध्यान के दौरान किया जा सकता है। तीसरा है अपना सिद्धासन। ठीक है, यह जिसकी पिक्चर भी दी गई है, यह पद्मासन के समान है लेकिन कम कठिन है। पद्मासन जो है वो हार्ड है। ठीक है, लेकिन यह कम कठिन है उसके कंपेयर में। इससे आपको अपने पैर की अंगुलियों को अपनी जांघों में दबा कर बैठना होगा। ठीक है, बताया था मैंने। नेक्स्ट है अपना वज्रासन। वज्रासन की देखो पिक्चर दी गई है, कैसे बैठना रहता है। वज्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अनुवाद हीरा के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, इसको कैसे किया जा सकता है? इसमें हाथों को जांघों पर रखकर अपनी एड़ियों पर बैठना सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिकोण आसन। इस आसन में आपको पैरों को अलग करके फर्श पर खड़े होने की आवश्यकता होती है और फिर आपको अपने शरीर को बाईं ओर इस तरह से फैलाने की आवश्यकता होती है कि रीढ़ सीधी हो जाए, आपका शरीर सामने की ओर हो और आपकी दोनों भुजाएं फर्श पर लंबवत हो, मतलब लंबी हो। बायां हाथ फर्श पर और दाहिना हाथ सीधे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये जिसकी पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है त्रिकोण आसन की, इस तरीके से करना रहता है। नेक्स्ट है अपना भुजंगासन। इसमें नाम से ही पता चल रहा है, भुजंग अर्थात सर्प। इसे कोबरा मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। इसमें व्यक्ति को फर्श पर मुंह के बल हाथों को नीचे फर्श पर रखकर लेटना पड़ता है, मतलब सांप के जैसे ही लेटना पड़ता है। फिर उसे अपने सिर और छाती को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। कोहनी को शरीर के पास रखा जाना चाहिए। गर्दन सीधी और आंखें ऊपर की ओर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना प्राणायाम। इसके बारे में हर कोई जानता है, जिसको अनुलोम विलोम के नाम से भी जाना जाता है। प्राणायाम एक सांस लेने का व्यायाम है जिसे तनाव से राहत के लिए किया जाता है। हालांकि इसके साथ ही अन्य स्वास्थ्य लाभ भी हैं। इसमें आपको अपने दाहिने अंगूठे को अपने दाहिने नथुने पर रखकर अपने बाएं नथुने के माध्यम से गहराई से सांस लेने की आवश्यकता होती है। फिर आप अपनी दाईं तर्जनी के साथ अपने बाएं नथुने को बंद करके और कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस रोकें। फिर अपनी बाएं
नथुने से सांस छोड़ें। इसे आपके दाएं नथुने के साथ दोहराया जा सकता है। मतलब एक नाक से सांस लें, ठीक है, दूसरे को बंद रखें, फिर उस सांस को काफ़ी देर तक लेके रखें, उसके बाद में एक गहरी सांस के साथ छोड़ दें। ठीक है, ऐसे ही फिर दूसरे नथुने के साथ किया जा सकता है। इस तरह से ये प्रोसेस पूरी होती है। योग से तनाव में राहत। योग में तनाव से राहत, ठीक है, योग से क्या क्या परिणाम निकलते हैं। तनाव से राहत मिलती है। उच्च उत्पादकता। उच्च उत्पादकता क्या होता है, मैंने बताया भी था, मतलब आदमी में काम करने की शक्ति जो है, क्षमता जो है, बढ़ जाती है। मन की शांति और समग्र बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सहित कई लाभ हैं। मतलब शारीरिक लाभ भी हैं और उसके मानसिक लाभ भी हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपनी समझ विकसित करे और अभ्यास करने के लिए एक उपयुक्त प्रशिक्षण ले। नेक्स्ट आता है अपना संचेतन, मतलब माइंडफुलनेस। इसमें क्या होता है, जागरूक रहने की एक ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, देखो, माइंडफुलनेस व्यक्ति की सोच, अनुभव करने का तरीका, शारीरिक संवेदनाएं और वर्तमान क्षण में उसके आसपास की जागरूकता को दर्शाती है। इसमें अपने विचारों व संवेगों के विषय में जागरूक होना होता है। ठीक है, हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं, क्या है, उसके प्रति जागरूक होना। ठीक है, और उसके गैर आलोचनात्मक बनना सम्मिलित है। इसमें मुख्य रूप से उन चीज़ों पर ध्यान देना सम्मिलित है जिन पर आम तौर पर हम ध्यान नहीं देते हैं। बताया ना मैंने, जागरूक होना, जिन बातों को हम कॉमनली ले लेते हैं, ठीक है, उसके प्रति जागरूक होना बताया गया है। क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं, हम भविष्य और अतीत के विषय में सोचते हैं और इस तरह शायद कभी वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसे अक्सर स्वचालित मार्गदर्शक प्रणाली या फिर डिफ़ॉल्ट प्रणाली के विपरीत कहा जाता है, जहां हम बहुत अधिक विचार या ध्यान के बिना चीज़ें करते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा सोचते नहीं हैं उसके बारे में, ऐसे ही कर डालते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम उन चीज़ों के प्रति जागरूक नहीं हैं। और ये जो माइंडफुलनेस है वो हमें जागरूक बनना सिखाता है। अक्सर हम वाहन चालन, घरेलू कार्यकाज या यहाँ तक कि खाना खाने जैसे कुछ गतिविधियाँ कर रहे होते हैं जिन पर अपना पूरा ध्यान देते हैं, और अक्सर हमारा ध्यान और विचार प्रक्रिया इन के बजाय कहीं और होता है। इस प्रकार हम स्वचालित मार्गदर्शक प्रणाली, जिसको हम ऑटो पायलट भी बोल सकते हैं, तो इसका मतलब हम ऑटो पायलट मोड में हैं। जबकि संचेतन में जागरूक बनना क्या सिखाता है, ये प्रणाली हमको जागरूक बनना और इन गतिविधियों पर हमारा ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में है तो यही, बाकी वैज्ञानिकों की राय है, तो आप इसको आगे और पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ यही था संचेतन का मतलब। ठीक है, और यह अवलोकन गैर आलोचनात्मक रूप से किया जाता है। मनन के लिए भी पूरी भागीदारी की आवश्यकता होती है, मतलब हमारा मन भी होना चाहिए। इस प्रकार पूरा ध्यान कार्य पर केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। इसमें संचेतन करते समय यह संभव है कि व्यक्ति का ध्यान हट सकता है। ठीक है, कई बार क्या है, वो जागरूक होते होते भी ध्यान अपना मतलब हटा लेता है, लेकिन उस स्थिति में किसी को धीरे धीरे उस अनुभव को देखने पर ध्यान को वापस केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये
आ जाता है हमारा ध्यान के बारे में, संचेतन के बारे में। तो ध्यान लगाने का अभ्यास व्यक्ति के शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मतलब वही चीज़ें आ गई डिटेल में, शॉर्ट में, कि जो हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये तकनीक अपना रहे हैं, ये हमारे मन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, ठीक है। और हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसको मजबूत करके कुछ बीमारियों से निपटने में सहायता करते हैं, ठीक है। और इससे हमारे ऊपर मानसिक और शारीरिक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अपना जैव प्रतिपुष्टि, जिसको बोला जाता है बायो फीडबैक। मतलब अपने बारे में ही जानकारी लेना, अपने बारे में ही जागरूक होना, वही है, ठीक है। तनाव हो रहा है तो हमारे ऊपर क्या क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, तो उनको समय से पहले संभाल लेना, वही है। अब देखो, घोष के विवरण के अनुसार जैव प्रतिपुष्टि अचेतन या अनैच्छिक शारीरिक प्रक्रियाओं, मतलब अनैच्छिक ही है ना, हम चाहते थोड़ी ना ऐसे, ये दिल की धड़कन तेज हो या मस्तिष्क तरंगों के रूप में, ये तो इनके रूप में हमको पता चलता है। तो इनको इंद्रियों को प्रत्यक्ष लाने की तकनीक है ताकि चेतन मानसिक नियंत्रण से उसमें बदलाव लाया जा सके। इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो प्रकृति में गैर आक्रामक है, ठीक है, और व्यक्ति के शरीर पर तनाव के प्रभाव को समझने में सहायता करती है। यह शारीरिक परिवर्तनों की निगरानी करने में सहायता करती है। मतलब जो भी बताया मैंने, शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं उसकी निगरानी करना, उसको ध्यान से देखना। जब तनाव का अनुभव होता है और इस तरह की प्रतिक्रिया की सहायता में शारीरिक प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित किया जा सकता है और तनाव के प्रति प्रतिरोध क्षमता में सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति को विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं के विषय में तत्काल प्रतिक्रिया मिलेगी, ठीक है। मतलब तत्काल वो पता कर पाएगा कि आखिर क्या हो रहा है तनाव की वजह से। जैव प्रतिपुष्टि में देखो और क्या आता है, श्वास, रक्तचाप, हृदय की गति, आकस्मिक व कृत्रिम त्वचा प्रतिक्रिया, जिसमें मुख्य रूप से त्वचा पर पसीने, त्वचा की प्रॉब्लम हो तो उसमें क्या क्या सम्मिलित है, त्वचा पर पसीने की मात्रा, त्वचा का तापमान, मांसपेशियों में तनाव आदि के लिए प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इन चीज़ों को देखकर हम प्रतिक्रिया ले सकते हैं, बायो फीडबैक ले सकते हैं। अब देखो, इस प्रकार तनाव के दौरान अनुभव की जाने वाली शारीरिक उत्तेजना को गहरी सांस, विश्रांति आदि सहित विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके निपटा जा सकता है। और जैसे शरीर शिथिल होता है, व्यक्ति के स्वास्थ्य पर तनाव का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। जैव प्रतिपुष्टि किसी व्यक्ति को यह पहचानने में भी सहायता करता है कि उसे क्या बदलाव करना है या क्या नियंत्रित करना है, ठीक है, या क्या कंट्रोल करना है, क्या उसको अपने आप में बदलाव लाने की ज़रूरत है, या ऐसा करते समय कौन सी तकनीक अधिक प्रभावी है। मतलब तनाव हो रहा है तो मैं कौन सी तकनीक अपनाऊं जिससे मेरा तनाव कम हो सके। तो यही बायो फीडबैक में आती हैं। तदनुसार व्यक्ति अपने द्वारा अनुभव किए गए तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकता है। जैव प्रतिपुष्टि भौतिक प्रक्रियाओं के प्रति सतर्कता बरतने से व्यक्ति जैव प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, हम तनाव का अनुभव करते हुए अपने तीव्र के प्रति सचेत हो सकते हैं। जैसे कि देखो, थर्मामीटर या वजन मापक, ये ऐसे होते हैं, तो ये भी हमारी शारीरिक प्रतिक्रिया को ही मापने के तरीके होते हैं, तनाव को मापने के तरीके होते हैं, ठीक है। तो इनका उपयोग करके, इन उपकरणों का उपयोग करके भी जैव प्रतिपुष्टि को प्राप्त किया जा सकता है। तो आगे आप पढ़ सकते हैं, देखिए यही दे रखा है। और
इसका सारांश भी मैं दिखा देती हूँ। सारांश वही है जो हमने डिटेल में पढ़ा है, उसी को शॉर्ट में दिया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से कुछ भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके प्लीज़ बताएं। धन्यवाद। वेरी गुड। हो गया।